थे हम लोग ना, लास्ट टाइम में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था इससे पहले, और बस टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था ना कल तुम लोगों का टेस्ट है क्या? देखो अभी एक फॉर्म आया है गूगल पे, गूगल फॉर्म आया अभी, मोबाइल चला रहे सभी लोग? देखो अभी गूगल पे एक फॉर्म आया है, ग्रुप में आया, उसे फिल कर लो। हाँ फिल कर लो। क्या नहीं है फॉर्म? गूगल, अच्छा फोन नहीं, जिन पर फोन है वो फिल कर लो, ठीक है? उसमें आधार कार्ड नंबर पता है सभी बच्चों को? सभी को पता है आधार कार्ड? तो आधार कार्ड नंबर पता है, उसमें आधार कार्ड और अपनी डिटेल फिल करो और उसके बाद में फॉर्म फटाफट फिल करो। करना फिर जिन का फ़ोन है, हाँ निकालो। सबसे पहले नाम भरो, अपना नाम लिखो, यहाँ पर पहले नाम लिखो, वो नाम लिखना है जो तुम्हारी मार्कशीट में है, ठीक है? ये आधार कार्ड में जो नाम है, यानी अपने घर का नाम लिखो। क्या भरा हुआ है? नैन्सी और बीच में कुछ मत करो और लास्ट में गंगा, ठीक है? जिनका नाम 2 वर्ड्स का होता है, मेरा एक ही वर्ड है तो सिंगल ही रहेगा। राजकुमारी, मोबाइल नंबर डालो, हाँ आधार कार्ड पे जो होता है, हाँ डेट ऑफ बर्थ डालो, धन्यवाद। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तभी ग्रेजुएशन डालना, नहीं तो कभी नहीं डालना, ठीक है? जो हम लोग कोई एजुकेशन लेते हैं वो डालना। जिनको याद है वो फिल कर दो और जिनको याद नहीं है वो घर जाके ध्यान से फिल कर दो, ठीक है? आज ही फिल कर देना इस फॉर्म को। चलो कंप्लीट होना मुझे तो बता दो, 2 ईयर हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है ना अभी। ओके, किसी एक का भर गया? ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में नहीं, ईयर भी मेंशन होगा। पासिंग है तो कौन सी ईयर पासिंग है? डेट ऑफ बर्थ है अपनी, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं कितनी डेट ऑफ बर्थ है? 2000
कैसे सेट किया था, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो आपका कोई नाम है, मैं आपको पासवर्ड सेट करने का तरीका बताऊँ, हमेशा उसी टाइप से पासवर्ड सेट करना। जैसे आपका नाम क्या है, रश्मि, ठीक है। तो इन्होंने अपना नाम लिख लिया यहाँ पर, देखो पहला वर्ड कैपिटल बनाओ, जो जो अपने अपने शब्द बता रहा हूँ। पहला वर्ड कैपिटल RA, फिर क्या बनता है SHMI, ये तो रहता है, रश्मि हो गया। उसके बाद में @, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 80, लास्ट का ईयर 2007 है ना, तो यहाँ डाल दो 2007। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है कभी भी। और ये पासवर्ड तुम भूलोगे भी नहीं। अपना नाम, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, @ फिर ईयर डाल दिया, बस। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। दोबारा से आ रहा है, एक बार सबमिट हो गया ना, दोबारा मत करना। एक बार सबमिट हो गया फिर दोबारा मत करना। चलो हो गया सफर, बस वो पहुंच जाता है, वहीं पर पहुंच जाता है। चलो देखो, अब हम पढ़ लें। कल हमारी क्लास, कल तुम्हारा टेस्ट है ना, कितने बजे से टेस्ट है पता नहीं, अभी टाइम नहीं आया है। हाँ होगा, 2 से 5 ही होगा। तो हम कल पढ़ रहे थे टेम्परेचर, हमने पढ़ा था, थर्मोमीटर के बारे में हमने पढ़ा था, ये हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था हमने। अब बताओ, देखो मुरलीधर बता, और मुरलीधर बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? हमने कहा था आप लोग याद करना, चांद पर बार, चांद पर चा से चॉल्स और बा से बॉयल्स, ता से तापमान। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? तापमान कांस्टेंट रहता है। और ये प्रोसेस कौन सा है जिसमें तापमान कांस्टेंट रहता है? कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर, चांद, ठीक है, प्रेशर, दाब। और जिसमें दाब कांस्टेंट रहता है तो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा था गैलू-सेक लॉ या फिर प्रेशर लॉ। गैलू-सेक लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, याद रखना, ठीक है। आइसोकोरिक को बोलते हैं समआयतनिक प्रोसेस, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर। इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टिकल प्रेशर में कि अगर तुम कोई भी गैसेस किसी एक चैम्बर के अंदर भर दो, कोई एक चैम्बर है, अगर तुमने उसमें गैसेस भर दी तो उस चैम्बर का जो टोटल प्रेशर होगा, उस चैम्बर का जो टोटल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर कुल प्रेशर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये मैंने इससे पहले बताया था। मैंने कहा था अगर एक तुम्हारे पास में चैम्बर है, कोई भी एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर अगर तुमने गैसेस भर दी, एक गैस है, पहली गैस प्रेशर P1, दूसरी P2, P3, P4, ऐसे मैंने गैसेस भर दी। तो अगर मैं इसका कुल प्रेशर देखूंगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। डाल्टन ने ये बोला था, यही मैंने बता दिया था लास्ट टाइम। देखो ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ग्राहम्स ने ये कहा, देखो डिफ्यूजन का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। कोई भी चीज डिफ्यूज होती है यानी कि वो वस्तु क्या हो रही है? नष्ट हो। तो ग्राहम्स डिफ्यूजन में ये कहा गया
कि किसी भी चीज की डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी उड़ जाएगी, जितनी डेंसिटी कम होगी वो उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने ये कहा था कि जो डिफ्यूजन पावर है किसी चीज की उड़ने की जो शक्ति है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/√ρ। 1/√ρ, जहां रो क्या होता है सर? घनत्व। रो क्या होता है? तो अगर किसी चीज का घनत्व बहुत कम है तो वो उतनी ही जल्दी उड़ जाती है। डिफ्यूजन पावर आर, ठीक है। कोई भी चीज है जिसका घनत्व बहुत कम है, जैसे मैंने तुमसे कहा कोई जैसे तो मैंने तुम जैसे इत्र होता है, इत्र, ठीक है, क्या बोलते हैं इत्र को? इत्री बोलते हैं ना, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम होता है। तो परफ्यूम की क्या होती है? डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए अगर तुम उसको खोल दोगे तो वो उड़ जाएगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ऐसे मैंने कहा पेट्रोल है, पेट्रोल क्यों उड़ता है? क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, इस वजह से पेट्रोल उड़ जाता है। उड़ जाने का मतलब है वो डिफ्यूज हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। तो किसी भी चीज की जितनी डेंसिटी कम होगी उसकी डिफ्यूजन पावर उतनी ज्यादा। तो देखो, अगर डेंसिटी कम तो डिफ्यूजन पावर ज्यादा, और डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन पावर सर। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का मतलब तुम्हें सबको पता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मास अपॉन। अब तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√ρ। जब पेपर तुमसे नीट का पूछा जाएगा उसमें डायरेक्ट ऐसे रखे मिलेंगे क्वेश्चन, तुमसे पूछेगा बताओ ग्राम्स डिफ्यूजन का, अब नीचे होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ, बस उसे ही देख के तुम्हें टिक लगाना है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में पता है दिक्कत क्या होती है? हम लोग यहाँ पढ़ लिए, तुमने एक बार पढ़ लिया, सही बात है। ऑप्शन जो होते हैं ना, जैसे तुम लोग कभी चाइनीज़ों को देखो, चाइनीज़ देखे हैं तो सारे चाइनीज़ एक से लगते हैं, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन होते हैं, चारों सेम लगते हैं, ठीक है। तुम्हें याद होगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से सही कौन सा है। तो उसके लिए तुम्हें कभी करेक्ट पता होना चाहिए कि ना यही सही है, ठीक है, तभी तुम उस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज क्लिक नहीं कर सकते, ठीक। एक ग्राम डिफ्यूजन लाने को। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, ये ग्राफ के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है एक मेरे पास डायग्राम है P और B का, मैंने कहा ठीक है P और B का डायग्राम। तुमसे कहा गया है टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम। दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम। तुमसे कहा गया है इनमें से कौन सा बड़ा है? M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है, या M2 ज्यादा है कि M1 ज्यादा है? अगर ऐसा कोई ग्राफ का क्वेश्चन आए तो सीधे एक फंडा अपनाना, क्या? कोई एक सीधी लाइन डाल देना, ठीक है, कोई एक सीधी लाइन डाल देना। सीधी लाइन डाल दी, सीधी लाइन डाल दी। अब सीधी लाइन डालोगे, मुझे बताओ, अगर मैंने तुमसे इससे पहले बताया था अगर तुम कहीं भी एक सीधी लाइन डाल देते तो उस पर क्या कांस्टेंट रहता है? ये मैंने सीधी लाइन किस पर डाली है? बी पर, वॉल्यूम पर डाली है। अगर वॉल्यूम पर डाली है, अगर मैंने ये सीधी लाइन वॉल्यूम पर डाली है, ऐसे वॉल्यूम पर डाली, इसका मतलब इस पूरी लाइन पर वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। इस पूरी लाइन पर वॉल्यूम नहीं बदलेगा। इसका मतलब है जो यहाँ वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पर, दोनों जगह वॉल्यूम क्या है? सेम। अब देखो सर, अगर मैं इसको लगाऊं, ऐसे मिलाऊं, मिला लिया इसको, अगर मैंने इसको ऐसे सीधे मिला लिया, तुम्हें पता है सर अगर मैं इसे P2 मानूं और इसे क्या मानूं तो 100% P1 कम होगी P2 से। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं बाई एक्सिस में ऊपर जाता हूं तो जितने ऊपर जाऊंगा उतने ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतने ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, जितने ऊपर जाऊंगा। अगर मैं कहूंगा P2 और यहाँ पर क्या है P1, तो 100% P2 क्या है? ज्यादा, किससे? P1 से। अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन हम सबने पढ़ी, PV = NR। सर PV ऐसे ही, N की जगह हम क्या कर सकते हैं? N = क्या होता है? N = क्या होता है बोलो? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? W/मास, W/m।
अब देखो सर जी, अगर मैं इसको लिखूं W और यहाँ क्या कर दिया N R T, ठीक है सर। इसके R तो कांस्टेंट होता ही होता है, इन दोनों में टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ठीक है। W तो वेट है, W क्या है वेट, ठीक है। या इसे खत्म करो। अब इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है सर, B, तो इस B को भी क्या करा मैंने, कांस्टेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ P बराबर सब कांस्टेंट हो गया, सिर्फ यहाँ क्या बचा। अब बताओ अगर M ज्यादा होगा तो P कम होगा, अगर M कम होगा तो P ज्यादा होगा। अब जरा सोचो, यहाँ पर P क्या है, कम है। अरे P2 से P क्या है, कम है। P कम होगा तो M क्या होगा, ज्यादा। यानी कि सर M1 ज्यादा होगा किससे, M2 से। फिर देखो एक बार, एक सीधी लाइन डाल लेनी है। सीधी लाइन डालने के बाद भी जब मैंने सीधी लाइन डाली तो उसमें नीचे वाले को मैंने, ये M1 है तो मैंने इसे क्या मान लिया, P1, इसे क्या मान लिया, P2। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ सर कि P2 ग्रेटर देन होगा P1 से, मुझे मतलब नहीं। उसके बाद में ये इक्वेशन लगाओ, PV इक्वल टू NR, N की जगह लग दिया W अपॉन M R की। अब देखो सर इस लाइन पर इन दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट खत्म करो, जो कांस्टेंट हो वो तो खत्म करके ला करो। R कांस्टेंट होता है, खत्म किया। W तो मास है तो दोनों का मास क्या ले लिया मैंने, सेम ले लिया, ठीक है, दोनों का हो वेट सेम ले लिया। अब देखो B क्या है, बालून, तो तुम्हें पता है इस लाइन पर बालून क्या रहा है, मैंने सेम लिया है, तो ये बालून भी हटा दिया, तो P और M बचा। इसका मतलब ये है M बढ़ाऊंगा तो P की वैल्यू कम होगी और M घटाऊंगा तो P की वैल्यू ज्यादा। यहाँ पर मैंने देखा जो P1 है, यहाँ पर क्या है P1 और यहाँ पर क्या है P2। अगर यहाँ P1 है तो P1 सर जी क्या है, देखो P1 कम है P2 से, अगर P1 कम है P2 से तो M1 ज्यादा होगा किससे, M2 से। इससे मैंने ये देखा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्लास आपकी किस चीज की, आप ऐसा क्या करो, आप इस क्लास में जाइए, मेरी क्लास में जाइए, सबकी जाएगा, मेरी क्लास में जाएगा, ठीक। हाँ जैसे सारे फ्री में जाएगा ना, अपनी क्लास में चला जाएगा, ठीक है। बता लिए जी, ठीक है। उसके बाद में हम देखो इसी के बेसिस पे मैं दूसरी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अब एक मेरे पास में ये क्वेश्चन, मेरे पास में एक क्वेश्चन देखो सर जी, इसमें तुमसे क्या पूछा गया है कि T1 ज्यादा है कि, अब सर ऑप्शन 4 कैसे होंगे, पहले ऑप्शन 4 में ऑप्शन ए तुमसे ऐसे दे देगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1 बराबर और D तुमसे कह देगा नन ऑफ, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और तुम्हें ये ग्राफ दे देगा, उसके बेसिस पर तुम्हें आंसर लाना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें इच्छा करे वो करो। देखो जैसे आप बताओ पीछे बॉयज, एक तुम्हें हम लोगों को सीधी लकीर डालनी, ठीक है, सीधी लकीर। मैं सीधी लकीर B पर डालूं कि P पर, जो तुम्हारी इच्छा करे उस पर डालूंगा। किस पर डालूं, B पर डालूं, इस ऐसे, चलो ठीक है, ये कह रहा है सर ऐसे डालूं, ठीक है, डालूं। मुझे बताओ इस लकीर पर क्या कांस्टेंट है, सर जो बालू यहाँ है वही बालू यहाँ है, मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद में क्या करा सर, मैंने सीधी लाइन डाली, ऐसे मिलाते हुए सीधी लाइन डाली। ये T1 था तो इसे मैंने क्या ले लिया बच्चों, T1। यहाँ T2 है तो इसे क्या ले लिया, सही है, ये हो गया। अब देखो सर PV इक्वल टू NR, सर R तो कांस्टेंट होता है, खत्म किया, N कांस्टेंट होता है, खत्म किया। इस लकीर पर क्या कांस्टेंट है, इसको भी खत्म किया, सिर्फ क्या बचा, P बराबर। इसका मतलब ये है सर P ज्यादा होगा तो TV ज्यादा होगा और P कम होगा तो TV कम होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या ज्यादा है, P2 की P1, P2 की P1, P2 ज्यादा है ना, ये जो ऊपर होगा वो क्या होगा ज्यादा। अगर P2 ज्यादा है तो कौन सा ज्यादा होगा, T2, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। इस टाइप से तुम्हें
अब जैसे मान लो इन्होंने ये कहा कि सर, एक मिनट में हम कर रहा हूँ, इन्होंने ये कहा सर मैं लकीर इस पर सीधी डालूंगा, इस पर सीधी डाल दी, तुम किसी पर भी सीधी लकीर डाल सकते हो, चाहे बाई पर डालो चाहे एक्स एक्सिस पर डालो। मैंने अगर ऐसी लकीर डाली है सीधी, इसका मतलब क्या है कि इस लकीर पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि सर जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ पर होगा। अब सीधे इससे मिला दिया मुझे बताओ, इसे देखो ये 2 है, ये वाली कौन सी लाइन है 2, तो इसे मान लिया B2 और इस वाली को क्या मान लिया 100% सर B2 ज्यादा होगा B1 से। yes, अब वही इक्वेशन लगा दो सर, PV = NR तो कांस्टेंट होता है, हाँ। जो कांस्टेंट होता है खत्म कर दिया। मुझे बताओ इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है सर, तो P को भी क्या कर दिया, तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, यानी कि सर अगर B बड़ा होगा तो T भी बड़ा होगा। अब देखो इनमें से कौन ज्यादा है, B2 ज्यादा है सर, B2 ज्यादा है B1 से, इसका मतलब T2 क्या होगा, T1 से ज्यादा होगा। ठीक है, जो तुम किसी भी एक्सिस पर एक पैरेलल लाइन डाल के तुम निकाल सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कर सकते हैं तो क्वेश्चन ये करेंगे। बता दिया। अच्छा एक बार बताओ, सर जी एक क्वेश्चन और करो, लाइट गई क्या, एक क्वेश्चन और करो। देखो वैल्यू से में क्या कांस्टेंट रहता है, बालू बताओ कौन सा ज्यादा, B1 ज्यादा B2 ज्यादा, ये सीधी लकीरें हैं। ठीक है, थोड़ा कच्ची हो। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा B1 ज्यादा है कि B2 ज्यादा है, B1। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधे एक लकीर डालो। ठीक है, अब देखो मैंने एक सीधी लकीर डाली ऐसे, किसी पर चाहे बाई पर डालो एक्स पर बता दो, किसी भी डालो एक्स पर डाल दी, एक्स के पैरेलल, एक्स से क्या है। अब जरा सुनो सर, इस पर इस पूरी लकीर पर प्रेशर क्या होगा, सर ये 1 है, ये 1 है तो इसे क्या होगा T1, इधर 2 है तो इसे क्या होगा T2। बात सही है। वही दिक्कत किस बात की, PV = NR कांस्टेंट खत्म करो। इस लकीर पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब सर B बराबर, यानी कि सर B ज्यादा होगा तो TV ज्यादा होगा। अब तुम्हें पता है इनमें से कौन ज्यादा है, T2 की T1, बोलो। अरे मैं इधर जाऊंगा तो T2 ज्यादा होगा नहीं होगा, तो T2 ग्रेटर देन B1, इसका मतलब ये है B2 ग्रेटर देन B1। समझे, B2 ग्रेटर देन B1 ये होता है। इस टाइप के देखो, इस टाइप के जब ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं ना तो अपन लोग पता नहीं कौन कौन से मेथड लगाओगे, तो ज्यादा इधर उधर वाली मेथड मत लगाना, बस सिंपल सा मेथड है, सीधे लकीर डालो निकालो आंसर पाओ। ठीक है, चलो सीधे डालो
अभी मैंने राजनीति गई कहाँ से? चुप रहो। पढ़ी तो थी वो, कहीं कहाँ? इसमें कहीं थर्मोडायनामिक्स 0 को दिख रहा है तुम लोगों को? देखो यहाँ से हमारा अभी जो हम लोग बात कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स में, वो हम लोगों ने हीट की बात करी, ठीक है। अब जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो थर्मोडायनामिक्स में, ठीक। हीट था अभी, उसमें जितनी भी टेम्परेचर की बात हो रही थी वहाँ टेम्परेचर की बात थी, यहाँ पर तुम्हारा वर्क डन की बात होगी और इंटरनल एनर्जी, इन सब की बात होती है, ठीक है। बढ़ते हैं इसमें। देखो काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं हम लोगों को, तुमने देखा होगा जैसे तालाब है, हमारा तालाब है, तालाब एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जहाँ पर हीट आ भी सकती है और जहाँ से हीट जा भी सकती है, उस सारे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन। देखो जमीन में हीट जा भी सकती है और ऊपर से हीट ट्रांसफर भी हो सकती है और आ भी सकती है, उसे ओपन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा एक होता है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हो गया? जैसे तुमने कुकर लिया, कुकर को बंद कर दिया, कुकर तो बंद है ना, कुकर क्या है? बंद। कुकर बंद है, अब तुम उसमें ऊपर से कोई भी मटेरियल को डाल नहीं सकते जब तक वो बंद रहेगा कुकर। क्या ऊपर से कोई मटेरियल डालोगे? नहीं। लेकिन अगर तुम गैस को जलाओगे तो हीट कुकर को मिलेगी, कुकर के अंदर जो भी मटेरियल है उसे क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। और अगर तुम कुकर उठा के ऐसे रख दो तो कुकर की जो हीट थी वो हीट निकल भी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें ऊपर से, जैसे तालाब है, तालाब में बरसात हो रही है, पानी ऊपर से आ रही है, ठीक है, और हीट भी आ रही है, जा रही है, तो कई मस्त, वो कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब है तुम्हारा कुकर क्या है? तुम्हारा क्लोज सिस्टम। उसके बाद में अगला सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, वो कहता है ना कोई बंदा तुम जाके आइसोलेटेड हो जाओ। आइसोलेटेड का मतलब बाहरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ना तुम अपना किसी को कुछ बताओ, ना दूसरे से बाहर से कुछ लो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम बाहर से कोई भी हीट ना तो ले सकते हो और ना ही दे सकते हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे तुम्हारी वो बोतल होती है मिल्टन की बोतल, ठीक है, वो आइसोलेटेड पूरी तरीके से आइसोलेटेड नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कौन सी कैसी होती है? आइसोलेटेड। अरे उसमें अगर तुम कोई चीज रख दो तो कितने घंटे तक गर्म रहती है? 8 घंटे गर्म रहती है। 8 घंटे तक तो गर्म रहती ही है, ठीक है, रहती नहीं रहती है।
अरे 2 घंटे तक तो रहती है, 2 घंटे तक रहती है। तो वो तुम्हारी कौन सा है सिस्टम? आइसोलेटेड। कह सकते हो कि वो आइसोलेटेड है, लेकिन पूरी तरीके से आइसोलेटेड नहीं। उसके बाद देखो ये ला है ना, ये जीरो ला थर्मोडायनामिक्स तुम्हारे कोर्स में भी है। अब तुम लोगों को आश्चर्य होगा, मेरी आईआईटी में मिड सेम होते थे और सेमेस्टर होते थे। मिड सेम और सेमेस्टर दोनों में, जब मैं थर्मोडायनामिक्स वाला पेपर था, दोनों में ये पूछा गया, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों में पूछा गया। सही है? तो पहले में पूछा गया, कोई बात नहीं, लिखा है। दूसरे में पूछा गया तो थोड़ा आश्चर्य होगा, मैंने कहा दोनों में टीचर ने कैसे पूछ लिया, इतना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है और इसमें कुछ नहीं है। सही है? देखो समझो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ थ्योरी का एक बेस है और कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरी का एक बेस है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं एसएससी वाला, ठीक है? एसएससी वाला क्वेश्चन है, ठीक है? या तुम ऐसे समझो, उससे पहले ऐसे समझो, मान लो जितने पैसे मुझ पर हैं उतने पैसे इन पर हैं, ठीक है? और जितने पैसे इन पर हैं उतने ही पैसे इन पर हैं। बात समझ रहे हो? मतलब जितने पैसे मुझ पर हैं उतने पैसे इन पर हैं, और जितने पैसे इन पर हैं उतने ही पैसे इन पर हैं। तो हम दोनों पर पैसे बराबर होंगे नहीं होंगे? ये बात समझ आ रही तुम्हारी? यही है जीरो का, ठीक है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैंने क्या किया, एक एडियाबैटिक बॉल ली बेटा। एडियाबैटिक बॉल का मतलब होता है जिससे हीट इधर से उधर ना जाए, ठीक है? हीट ना जाए। एक डाइथर्मिक बॉल होती है। डाइथर्मिक बॉल का मतलब होता है वो आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन बीच में एक ऐसी दीवार है जो कि हीट को चेंज कर सकती है, यानी कि हीट का आदान प्रदान कर सकती है। बात समझ आ रही है? मतलब आपस में कांटेक्ट नहीं है। अरे दलाल समझ लो, बीच में दलाल होता है, इधर का इधर, इधर का उधर करता है, ठीक है? ये तुम्हारी पड़ोस की चाची, ठीक है? अरे पड़ोस की चाची है, उनसे तुम्हें अगर कोई बात पूरे मोहल्ले में फैलानी हो, एक बार उनसे कह दो, चाची किसी को बताइए मत, हम तुम्हें बता रहे हैं, बताना नहीं है किसी को, ठीक है? बस अगले दिन पूरे गांव को पता, जबकि तुम्हारा भी काम हो गया है ना? ऐसा नहीं करनी है, नहीं करनी शुरू नहीं। अगर तुम्हें जैसे कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें अगर किसी को पूरे गांव में बतानी है कोई बात, अब तुम बताना नहीं चाह रहे हो उस चीज़ को, तो तुम उसको बता दो, भाई इधर आप ऐसी बात है, बताइए मत किसी को, बस अगले दिन पूरे गांव को बताएं। ठीक? देखो बेटा, ये डाइथर्मिक बॉल है। डाइथर्मिक बॉल का मतलब ये है, याद रखना, अगर पेपर में आ गया डाइथर्मिक बॉल क्या है, ये डाइथर्मिक क्या होता है, तो डाइथर्मिक में हीट एक्सचेंज हो जाती है, हीट एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता। इस मतलब ये इसको हीट ले सकता है, ये इसको हीट दे सकता है, ये इसको हीट ले सकता है, ये इसको हीट दे सकता है। तो इसमें ये कहा गया क्वेश्चन में कि यदि ए का टेम्परेचर B के बराबर है, या A का टेम्परेचर C के बराबर है, और B का टेम्परेचर भी किसके बराबर है? C के बराबर है, तो A का टेम्परेचर 100% B के बराबर ही होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो देखो, इसका टेम्परेचर इसके बराबर है और इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, तो 100% इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? यही कहा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, यही कहा, ठीक है? कि तीनों के टेम्परेचर क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों के टेम्परेचर क्या होंगे? इसी प्रकार से दूसरा डायग्राम है, इसमें भी यही है। यदि सोचो A का टेम्परेचर C के बराबर है, B का टेम्परेचर C के बराबर हो, तो A का भी टेम्परेचर किसके बराबर होगा? B के बराबर होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बोला, ठीक है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसमें कुछ नहीं है, पहला यही है, बस टेम्परेचर को खाली ये डिफाइन करता है, बस और कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये, इसका तुम्हें हाँ पूरी
पूरी थर्मोडायनामिक्स में इसका यूज होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा थर्मोडायनामिक्स के दो लॉ हैं, एक पहला लॉ और एक दूसरा लॉ। अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं पहला लॉ। जब पहला लॉ खत्म हो जाएगा, जो आज की क्लास में खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो हम अगली क्लास में जब भी होगी हमारी, तो हम पढ़ाएंगे तुम्हें दूसरा लॉ, ठीक है। और पहला लॉ बहुत बड़ा है, दूसरा लॉ इतना है बच्चों के, सही है ये। तो पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने जो ये कौन से क्वेश्चन पूछा था, कौन से कंजर्वेशन पर, इसमें क्या कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इसमें जो कंजर्व रहता है ये एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्व एनर्जी इसमें क्या रहती है बच्चों, हाँ एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या कहा, पहले उस चीज को समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने ये कहा कि मान लो जैसे आप हो, आप कोचिंग पढ़ने आई है, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, कितने दिए 100 रुपए। आपसे ये कहा सब्जी ले आओ, आप 80 रुपए की क्या ले आई, बाकी 20 खा गई, नहीं खाई तो रख लिए, बोले सब पूछा तो ठीक है, पूछा तो कहते खाया नहीं, तो तुम्हारी क्या बढ़ गई, वो इंटरनल एनर्जी, वो तुम्हारी क्या है इंटरनल एनर्जी है। बात समझ आ रही है। तो वही इसने कहा गया कि अगर मैं तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए का मतलब है गिवन ही डेल्टा क्यू, डेल्टा 100 रुपए दिए, तुमने सब्जी ले आई यानी कि कार्य कर दिया, क्या कर दिया कार्य, 80 रुपए का क्या कर दिया कार्य, तो बाकी जो 20 बचे वो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल क्या है एनर्जी, ध्यान रखना सर इसमें डेल्टा क्यू क्या है, गिवन हीट, गिवन हीट है। सर डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, कि तुमने कितना कार्य किया, वर्क डन। डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। डेल्टा यू है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी, बात समझ आ रही है। तो ये वाली इक्वेशन भूल मत जाना, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा, सारी गलत सुन लो, एक से मैं पूछ लूंगा ये इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन कहीं भी बीच में यूज हो सकती है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है सर, कार्य क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है सर, बहुत अच्छे। अब इसमें है ही क्या, बस इतना ही। अगर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और बच्चों मैं मुश्किल से तुम चाहे गिन के लिख लेना, 10 फार्मूला और कराऊंगा, ठीक है, इसके बाद में 10, और वो 10 फार्मूला तुमने याद कर लिए, पूरी थर्मोडायनामिक्स खत्म, कुछ है ही नहीं पूरी थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखो अभी हमारी थर्मोडायनामिक्स थोड़ी स्टार्ट हुई है। सबसे पहले एक चीज देखो, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ कन्वेंशन हैं, इन पर जरा नजर डालो। बेटा ऐसा है, अगर तुम किसी भी सिस्टम में हीट को ऐड करोगे, कैसे सब्जी हीट को कैसे ऐड करूंगा, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा तुम्हारे पास ये बोतल है, ठीक है, ये मेरे पास बोतल है, इसे मानो भगोना, भगोना जानते हो ना, अरे इसमें चाय बनती है, चाय भगोने में बनती है, कुकर में बनती है, लड़के लोग तो कढ़ाई में तक बनाते हैं, लड़कों कढ़ाई कौन कौन कमरे में रहता है, लड़कों में कमरे में रहते हो, तुमने कभी कढ़ाई में बनाई है सब चाय, कभी नहीं बनाई, तो तुम इसका रोटी सकती हाँ क्यों नहीं सीख सकती हैं, रोटी बनाने में क्या है। जो बंदा कढ़ाई में, जो बंदा कमरे पे रह रहा है और उसने कढ़ाई में चाय नहीं बनाई, इसका मतलब है उसने जिंदगी में कम, उसकी जिंदगी कुछ अधूरी है। जो लड़के लोग कमरे पे रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, उनका एक ही सिद्धांत है, वो नहीं कपड़ों में बताऊंगा आपके लिए। हॉस्टल में रहते हैं तो खाना तो मिलता ही है, कपड़ों में उनका ये रहता है, वो ये देखते हैं सारे कपड़ों में सबसे कम गंदा कपड़ा कौन सा है, और यही कर करके उनके 2 महीने बीत जाते हैं। अरे सारे कपड़ों में सबसे कम गंदा कपड़ा देखेंगे कौन सा है, बोले ये सबसे कम गंदा है, वो आज पहन लिया, ठीक है। उसके बाद में अगले दिन फिर देखेंगे सबसे कम गंदा कपड़ा कौन सा है, ये वाला, फिर वो पहन लिया।
इस टाइम से धोना ही नहीं होगा कभी आराम से। जब ये लगेगा कुछ ज्यादा ही हो गया तब बोले हाँ धो ही लो, ठीक है। फिर सवेरे सवेरे डटेंगे धोने के लिए, उस दिन पता चली सिर्फ उन्हीं के कपड़े और किसी के है ही नहीं। देखो तो जैसे मान लो ये मेरे पास में कोई बर्तन है, ठीक है। अगर इस बर्तन में देखो एक चीज है ना, मैं आप लोगों से थोड़ा इसलिए कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट अंशु सर कर पाते होंगे आप, गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंशु सर मुझसे जूनियर हैं, मुझसे जूनियर मतलब मुझसे छोटे हैं, काफ़ी छोटे, ठीक है। अब मेरी जैसे मेरा 12वां 2012 का है, जो 12th है जो मेरा वो 2012 का है। 2012 को कितनी साल हो गई? 12 साल हो गई। 12 साल पहले मैंने 12वां किया था और तुम लोग करके आए हो, तुम लोग करके आए। तो बस जो मैं 12 साल पहले जो मेरे यहाँ चल रहा था वो तो मुझे पता है, ठीक है। ये मेरे ग्रेजुएशन के दौरान में जो मुझे पता है कि हाँ हॉस्टल में लोग कैसे रहते थे कैसे, वो सब मुझे पता है। अब मेरी उम्र अब 10 साल और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यह मैं 10 साल बाद पढ़ाऊँगा तो मैं उन बच्चों को कभी करेक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। क्यों करेक्ट नहीं कर पाऊँगा? उसके भी उनका ज़माना अलग है, मेरा ज़माना अलग, मेरा ज़माना अलग था, उनका उनका ज़माना अलग है, टाइम चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है। हाँ अब तुम सब एक बार जरा समझो। सर सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्व पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरा कार्य करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, मेरे पास में कोई बर्तन है, इस बर्तन में अगर मैं हीट डालूंगा तो इसे हीट दूंगा ना, इसे हीट दूंगा तो वहां पर डेल्टा क्यू क्या रहेगा तुम्हारा? पॉजिटिव। हीट एड टू द सिस्टम, किसी सिस्टम में अगर मैं हीट दूंगा तो उसकी हीट बढ़ेगी ना, उसकी हीट बढ़ेगी तो डेल्टा क्यू क्या रहेगा बच्चों? पॉजिटिव। और अगर मैं उससे हीट निकालूंगा तो हीट उसकी कम होगी, हीट उसकी क्या होगी? कम। और हीट उसकी कम होगी तो उस समय डेल्टा क्यू क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? डेल्टा क्यू हो जाएगा नेगेटिव। दूसरा बेटा, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूं, वॉल्यूम जानते हो आयतन, अगर मैं आयतन को बढ़ाऊंगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन क्या होगा? और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, या फिर वॉल्यूम को मैं डिक्रीज करूंगा, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। सीधे याद रखो, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा? और वर्क डन कांस्टेंट होगा तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो कार्य होगा जीरो। तो कार्य क्या होगा? जीरो। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्य पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा तो कार्य नेगेटिव, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो कार्य जीरो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर राइज करे, टेम्परेचर क्या करे? राइज, ठीक है। टेम्परेचर राइज कैसे करता है? जैसे मान लो एक बंदा है, वो बेचारा आराम से अपने काम धाम करता है, बात से एकदम से उसके लग जाए लॉटरी, तो वो रात को आएगा पी के, अब पीने के बाद पूरे मोहल्ले को गाली देगा, उसका टेम्परेचर एकदम से क्या हो जाएगा? राइज। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? अब बढ़ गई। ये अपन जिम वाले देख लो, जो बंदे जिम करते हैं, ठीक है। जैसे जो आम बंदे हैं वो बेचारे आराम से चलेंगे, जो जिम वाला होगा वो ऐसे चलेगा, ऐसे करके कुछ ऐसे करके चलता है अजीब तरीके। रौला, अरे रौला तो किसी का नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चलता है, तो उसको उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ क्या होती है? बड़ी। वो से ये लगता है कि बस मैं तो किसी को भी हरा दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या कर जाए, और बेटा किसी सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर जाए, बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? और टेम्परेचर घट गया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ये थोड़े याद, मैं आज पीडीएफ वाली देखती हूँ, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो, मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है 90% चांसेस है इससे क्वेश्चन इस बार नीट में आने के। अगर फिजिक्स में नहीं पूछा तो डायरेक्ट केमिस्ट्री में पूछ लेगा, ठीक है। दोनों में किसी एक में पूछेगा। वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम,
भाई कोई मेरे पास में थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसमें मैंने कितना वर्क डन किया। अब जरा देखो सर, मान लो मेरे पास एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है, मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है, एक पिस्टन है। इस पिस्टन को पहले यहां पर है, मैंने इस पिस्टन का वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम यहां से जाके कहां बढ़ गया, ऊपर। अगर इसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैंने कुछ ना कुछ क्या किया गया होगा, कार्य। और तुम्हें पता है अगर वॉल्यूम पॉजिटिव हो यानी कि इंक्रीज होता है तो वर्धन क्या होता है, पॉजिटिव। डिक्रीज होता है तो क्या होता है, सही है। मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ाया। अब देखो वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब नीचे से, जब ऊपर की ओर मैंने क्या लगाया है, इस पर फोर्स लगाया है। क्या लगाया है, एक फार्मूला जानते हैं, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन, सबको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये इसका क्या है, एरिया। तो अगर मैं फोर्स को देखूंगा तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। मुझे एक बात पता ही सही से बताइए सर, वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा ठीक है, देख लो तुम ही लोग कह रहे हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सर, नीचे से फोर्स लगा P, कितना लगा, A क्या है इसका, एरिया, P क्या है नीचे से, प्रेशर। सर इसका जो विस्थापन हुआ यहाँ से यहाँ तक, मैंने कहा मान लो इतना ऊपर विस्थापन हो गया, तो सर अगर मैं फोर्स को PA रखूं और विस्थापन कितना रखूं, x, ठीक है। अगर मैं छोटा सा विस्थापन करूंगा तो मैंने क्या मान लिया, dx। छोटा सा विस्थापन क्या मान लिया, dx। तो मैं यहां पर रख सकता हूं P इंटू dx, P इंटू, इधर देखो बच्चों, अगर देखो जैसे कोई भी चीज हो गई, अगर वो जैसे तुम विस्थापन कैसे, तुमने होली वाली वो देखी पिचकारी, अगर तुम पिचकारी को ऐसे खींचोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं है बिल्कुल आखिर में थी और स्टार्टिंग में आके प्रकट हो गई, अरे आएगी तो धीरे धीरे आएगी। मैंने कहा तुम छोटा dx में क्या कर रहा हूँ, ऊपर ले जा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, dx। ये क्या है, एरिया। अब तुम कतई सही बताइए सर जी, एक फार्मूला कहीं ये होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका फार्मूला है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसका फार्मूला है, वॉल्यूम। किसका है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया, और ये क्या हो गया सर, हाइट। यहाँ देखो, यहाँ एरिया मुझे क्या पता है, a, और कितनी हाइट गया है ऊपर, dx। अगर छोटी सी हाइट होगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, छोटा सा। तो मैं सर a इंटू dx की जगह रख सकता हूँ dv। क्या रख सकता हूँ, dv। तो मैंने यहाँ रख दिया p इंटू dv। बेटा देखो यहाँ पर अगर जहाँ dv होता है वहां पर हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। क्या लगाएंगे, तो वर्क डन का जो फार्मूला आया वो आया P इंटू dv, A इंटू dx की जगह क्या हो गया, dv हो गया। क्या हो गया, तो वर्क डन का फार्मूला आया P इंटू dv। अच्छा, इसके बाद में मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, P इंटू dv हो गया, सही। अब मैं पूछूंगा वो मुझे बताना, तुम दोनों महाअत्ती और तुम दोनों, ठीक है, मुझे एक बार बताओ इसे बताना। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ क्या दिखाता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है, वेलोसिटी, चारों लोग बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है। आप पीछे 4, 8 हो गए, 8 और मिलकर बताओ, ऐसे वेलोसिटी
टाइम ग्राफ में एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया क्या दिखाता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, इंपल्स और टाइम का ग्राफ का एरिया क्या दिखाता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम लिखा है, सही है। चेंज इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ में एरिया क्या दिखाएगा? वर्क डन। क्या दिखाएगा? वर्क डन। इसी प्रकार से प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया, प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में एरिया क्या दिखाएगा? सही है बेटा। ये होता था x बराबर या dx बराबर b इंटू डी टी, dv बराबर a इंटू डी टी, dp बराबर i इंटू डी टी, dw बराबर f इंटू dx। ये सारे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन, इंपल्स टाइम का मोमेंटम, एक्सेलरेशन टाइम का वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या दिखाएगा? वर्क डन दिखाएगा। सही है। ये बात अपनी खोपड़िया में डाल दो। प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया क्या दिखाएगा? वर्क डन। और जिसे डाउट हो वो ये भी लिख लेना, ये 1 2 3 4 5 इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ग्राफ में एक क्वेश्चन नीट में ग्राफ में मिलेगा। जब नीट का पेपर होने वाला होगा 10-15 दिन पहले, मैं आपको करीब 20 क्वेश्चन का ऐसे बता दूंगा जो आएंगे। हो गया? अब देखो सर जी, ये उतार लिया होगा। इधर देखो बच्चों, प्रेशर और ये क्या है? वॉल्यूम। ध्यान रखना, प्रेशर और ये क्या है? अच्छा, एक सर प्रेशर और ये वॉल्यूम है, चलो ठीक है। मैंने तुमसे कहा एक कोई चीज यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, कोई चीज। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य किया, तो तुमको कतई दिक्कत नहीं लेनी है। जैसे ही तुमसे कार्य पूछा गया खुश हो जाओ पहले तो, क्योंकि P और B है। उसके बाद देखो यहाँ से ये वाली ये लाइन कितना एरिया घेर रही है नीचे का? अरे इतना ही तो घेर रही है। और इसका एरिया निकाल दो, और यही एरिया क्या होगा? वर्क डन। यही एरिया क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है, अभी से क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ मैं ओरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। P और B, एक बिंदु A है, एक बिंदु A और B, ठीक है, A और B, दो लोग हैं, एक बंदा पहले पाथ से गया और एक बंदा दूसरे पाथ से गया, ठीक है, पहले पाथ से एक दूसरे पाथ से गया, ठीक है। आप बताओ पहली और दूसरी रो कौन से पाथ में वर्क डन ज्यादा, कौन से पाथ में वर्क डन कम? कौन से पाथ में वर्क डन ज्यादा, कौन से पाथ में वर्क डन कम? ठीक है, तो मैंने कहा वर्क डन तुम लोग कैसे देखोगे? कतई घबराए क्यों नहीं? वर्क डन देखने के लिए क्या करना है? देखो सर जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब ये जानता हूँ P और B में एरिया ही वर्क डन होता है। अगर मैं 1 से गया हूँ
तो सर जी देखो ये डॉट डॉट खींच लिया, ये पूरा एरिया ही तो होगा इसके नीचे का, यही तो एरिया होगा। अच्छा अब सर मैं बी से गया, किससे गया? दूसरे से गया, तो इसके नीचे का एरिया इतना ही तो होगा। किसका एरिया ज्यादा? तो पहले वाले का वर्क डन भी असर मारिए, पहले वाले का वर्क डन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज देखो, जैसे मैंने कैसे बनता है, अब दूसरी चीज देखो, सर एक तरफ P है और एक तरफ, क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो? कैसे निकाल दोगे बेटा? इस लाइन के नीचे कितना है, क्या कुछ है इसके नीचे? कुछ नहीं है ना। इसके नीचे, इस लाइन के नीचे, तुम इधर मत समझना, इधर तो इस साइड वाला हो गया, इधर तो इस साइड वाला हो गया। इस लाइन के नीचे यहाँ पर क्या एरिया निकालोगे? कोई एरिया ही नहीं, कोई एरिया ही नहीं है। तो मुझे बताओ, इस लाइन को मैंने खींचा है, इसका मतलब इस वाले ग्राफ में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट। और मैंने कहा जहां वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहां वर्क डन 0, वहां वर्क डन क्या होगा? 0। समझ में आ रही है? जहां पर वर्क डन 0 होगा। एक चीज और बताओ सर, एक बात जरा सोचना, ये प्रोसेस फर्स्ट है, ये कौन सा है? सेकेंड। आप बताओ अगले तीन किसमें वर्क डन ज्यादा, 1 में कि 2 में? 1 में वर्क डन ज्यादा कि 2 वाले प्रोसेस में? 1 में वर्क डन ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, चलो उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से एक में वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक में वर्क डन नेगेटिव होगा। सर यही होगा, एक में पॉजिटिव होगा, एक में। तुम तीनों बताओ वर्क डन पॉजिटिव कब होगा सर और नेगेटिव कब होगा? मैं तो भूल गया, बताओ। नहीं बताओगी तो क्लास कैसे पता चलेगा? मेरे तो बढ़िया से उत्तर भी नहीं बताओ। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? हाँ, वॉल्यूम पॉजिटिव कब होता है? हाँ देखो, एक बता दिया इन्होंने, नहीं तो पूरी क्लास में यही रह जाती। बेटा देखो ऐसा है, इन्होंने कहा वर्क डन सर अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा? अब तो मुझे बताना सर, पहले मैं यहाँ पर हूँ, पहले वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर हूँ, यहाँ पर होगा तो देखो यही तो वॉल्यूम है, और फिर मैं कहाँ पहुँच गया? यहाँ। तो वो तो बोलो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? अरे इंक्रीज हुआ नहीं हुआ? पहले मैं यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया, तो वॉल्यूम अगर मेरा इंक्रीज हो गया यानी कि वर्क डन पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पर हूँ तो वॉल्यूम ये है, और यहाँ आ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया घट गया? अगर वॉल्यूम घट गया तो वर्क डन सही है। तो ऐसे में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा? या एक तुम बात और कह सकते हो सिंपल सी, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं। एक चीज और याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो? अगर तुम घड़ी कैसे चलती है मुझे बताओ? घड़ी ऐसे चलती है? ऐसे चलती है घड़ी? बड़े चलो एक बात बता दें, क्लॉकवाइज एक में पॉजिटिव होता है और दूसरे में नेगेटिव। चलो एक बात बता दें, कितना हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा ये बच्चों एक क्वेश्चन देखो, हवा बना दो, हवा 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये है कि सर देखो अगर कोई प्रोसेस बंद हो, ये बात अभी पढ़ो थोड़ा देखो, अगर कोई प्रोसेस बंद हो, बंद का मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ गया गया गया, प्रोसेस क्या है? बंद प्रोसेस है। अगर कोई क्लोज्ड प्रोसेस होगा, इन क्लोज्ड प्रोसेस
क्लोज लिख देना, ठीक है, ये सही है, क्लोज प्रोसेस। जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो क्लोज्ड एरिया के बराबर होगा। वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? क्लोज्ड एरिया, वर्क डन क्लोज्ड एरिया के बराबर। दूसरी चीज एक, अगर कोई चीज क्लॉकवाइज होगी तो वर्क डन जो होगा वो बच्चों क्या होगा? पॉजिटिव। अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा? अब तुम तीनों बताओ, ये जो चक्कर तुम्हें दिख रहे हैं क्या इसी दिशा में घड़ी चलती है या इसके विपरीत दिशा में घड़ी चलती है? बोलो, घड़ी देखिए कब चलते हुए हैं? देखिए कब देखी? अभी देखिए। अब बताओ बेटा, देखो घड़ी जब चलती है ऐसी तो चलती है। अगर ऐसे इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे तो इसे हम लोग तो मैं तो बनाएंगे, इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज देखो बेटा ऐसे चल रही है और यहाँ पर भी देखो क्लॉकवाइज है, क्या है? अगर क्लॉकवाइज है तो सर इसका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। अब निकाल लो इसका एरिया। सर ये एक ट्रायंगल है और 90 डिग्री का ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो उसके एरिया का फार्मूला जो होता है, एरिया का फार्मूला बताओ क्या होता है यार? एरिया का फार्मूला ट्रायंगल के ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला तो बताओ तीनों। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला, ट्रायंगल का त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, हर त्रिभुज के अलग अलग होते हैं। त्रिभुज को 3-4 प्रकार के, 4 तरह के होते हैं। बताया 1/2 आधार गुणा लंब, ठीक है। अब देखो 1/2 आधार, यही तो आधार है, यही तो आधार है। आधार कैसे निकालोगे? अरे 3 में से क्या घटाओ? देखो यहाँ पर 3b है और यहाँ क्या है? b। तो 3b में से b घटाया तो क्या बचेगा? 2b। यही तो बचेगा। लंब यही तो है। ये क्या होगा? देखो यहाँ 4p और यहाँ तो 4p में से b घटाया तो b से b कट गया, आंसर कितना आया? और यही क्या होगा सर? कार्य। यही क्या होगा? कार्य। बात समझ आ रही है? अंदर का एरिया निकाल लो। अगर कोई क्लोज्ड प्रोसेस है तो अंदर का क्या निकाल लो? एरिया। और फिर एरिया निकालने के बाद में ये देख लो कि वो चीज क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ठीक है। सीधे सर जी नेगेटिव वर्क डन उसका हो जाएगा। बता लिया? है कुछ नहीं। घर जाके अपना अपना वो फॉर्म भर देना आराम से, ठीक है। आधार कार्ड लेके जो भी आधार कार्ड है। अरे मिलेगा कुछ नहीं, लखनऊ जा रहा है ना डायरेक्ट हैं? लखनऊ नहीं जा रहा है? हो गया बस। थर्मोडायनामिक्स में एक लेक्चर का और खेला रह गया बस, उसके बाद हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये पूरी रो देगी, ये पूरी रो। बताओ वर्क डन क्या है? नेगेटिव
क्योंकि कैसा चल रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सही है। ए अब इसमें मैं थोड़ा चेंज किया, मैं अब चेंज कर रहा हूँ। अभी तो तुमने बोल दिया सर एंटी क्लॉकवाइज से नेगेटिव होगा, छुट्टी आंसर हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं अपने एरो लगा रहा हूँ, मैंने अपने एरो लगाए, सही है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया और दूसरा ऐसे गया, ठीक है। टोटल वर्क डन, तो ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। एक प्रोसेस मेरा ये है, एक प्रोसेस मेरा ये है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा? अब देखो पहली चीज ये देखो, ये दोनों में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? दोनों में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे सर जी ये इधर जा रहा है, बढ़ रहा है, ये इधर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि वर्क डन तो पॉजिटिव। छुट्टी। दूसरी बात देखो बेटा, ऊपर वाले के कारण जो वर्क डन है, इस वाले के कारण वो ये पूरा है, और नीचे वाले के कारण जो वर्क डन है वो ये पूरा है। अब देखो अगर तुम्हें टोटल वर्क डन लेना है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, नीचे वाला घटा दो, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? बात समझ आ रही है? अरे एक बंदा ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, ऊपर वाले ने ज्यादा कार्य किया, इसने तो नीचे वाले के जब ऊपर वाले से घटाओगे तो वर्क डन तुम्हें क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, कार्य तुम्हें कब क्या मिलेगा? पॉजिटिव। सिंपल। जल्दी आंसर करो। देखो इसमें 3 प्रोसेस हैं, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ वो तुम मुझे बताओ। मुझे तुम ये बता दो कौन से प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, कौन से प्रोसेस में वर्क डन नेगेटिव होगा, और कौन से प्रोसेस में वर्क डन 0। ठीक है, मुझे बस इतना बताओ। किसमें पॉजिटिव आएगा? किसी एक में है पॉजिटिव, ए बी बी सी सी डी में पॉजिटिव। ये तो पूरा प्रोसेस ही हो गया, मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ, एक में किसी एक में। बताओ अंजलि, तुम बताओ पीछे चार लोग। बीसी में पॉजिटिव, ठीक ठीक। देखो एक बात समझो, तुम्हारे मैंने तुमसे बोला था अपने बढ़िया में डालो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा वर्क डन कांस्टेंट रहेगा 0 और डिक्रीज होगा तो पता है तुम्हें? मुझे बताओ, बी से सी जा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है? अरे इधर वॉल्यूम बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है? तो बी से सी में क्या होगा? सी से ए में वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। क्या है? और जिसमें कांस्टेंट होता है उसमें क्या होता है? 0। और यहाँ पर देखो, पहले मैं यहाँ पर था, पहले मैं कहाँ था? यहाँ, और यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ। तो वॉल्यूम मेरा क्या हो गया? घट गया नहीं घट गया? घट गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? असर नारी होगा नहीं होगा? अब जल्दी से मुझे बात कर, आप जल्दी से मुझे हीट निकाल दो, कितनी गिवन हीट है? गिवन हीट का मतलब वही वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो कितना है? अरे एरिया निकालो, एरिया निकालो, एरिया
फटाफट एरिया निकालो फटाफट। बन चुका है। तो बता मौर्या, कैसे इसका एरिया निकालूंगा मैं? इसका एरिया कैसे निकालूं? ये है क्या? ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अरे ये ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, 90 के सामने कर्ण होता है। मुझे बताओ किसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसके एरिया का फार्मूला होता है लंब गुणा आधार। ठीक है, हाँ सही, ये आधार गुणा लंब कुछ भी करते सर 1/2 बेटा आधार। अब तो आधार ये है ये है, ये कितना हो जाएगा सर? अरे 2 में से क्या घटा हो? 1। लंब मेरा यही तो है। अरे लंब क्या है मेरा? ये लंब है। देखो ये है 4 और ये क्या है 2। 4 में से 2 गया, अच्छा 4 में से 2 गया 2 से 2 कट गया तो कितना आया? 1। क्या आ गया? 1 आंसर आ गया। ठीक है, एरिया निकालना जाना चलो। देखो 1/2 यहाँ से यहाँ गए, 2 से 1 गया तो 1 बचेगा। अरे ये लंबाई 2 ही तो है और ये लंबाई कितनी है 2। यहाँ 4 है यहाँ 2, तो 1 गुणा हो गया। एक आंसर दे भाई, जल्दी बताओ। ऐसे ही कर लेना घर से, ठीक है? अरे मैं पीडीएफ भेज दूंगा। एरिया निकाल लेना। इसका एरिया निकाल लोगे? इसका एरिया निकाल लोगे? बोलो। 1 इधर देखो सर जी, 1/2 आधार। अरे यहाँ क्या है 3b और यहाँ क्या है 2b। यहाँ कितना p है और यहाँ कितना है? आंसर क्या आ गया? सही है 2p। ठीक है, बाकी सब तो ये बकवास के लिए दे रखा है p और ये, ठीक है? हो गया। अब देखो मैंने कहा इंटरनल एनर्जी है। चलो इंटरनल एनर्जी बेटा, इंटरनल एनर्जी। अभी मैं जो भी बात यहाँ पर कर रहा हूँ सारी की सारी मैं गैस की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या लिया? एक चैम्बर लिया। चैम्बर के अंदर अगर गैस पार्टिकल है, ठीक है, तो इस चैम्बर की कुछ देखो 2 टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी गैस पार्टिकल किसी चैम्बर के अंदर है तो वो गैस पार्टिकल तुम्हें पता है कभी शांत, हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। गैस पार्टिकल जब चलेंगे या मूव करेंगे तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। कौन सी होगी? काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और वो एक ही बर्तन में बंद है तो उसके अंदर क्या होगी? पोटेंशियल। अब देखो, मुझे पता है तुम सब भूल गए, ठीक है? फिर भी मुझे बताओ, मैं अभी जमीन पर खड़ा हूँ, मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? मैं अभी जमीन पर खड़ा हूँ, आप सब जमीन पर बैठे, आप सबकी या मेरी बताओ। मेरा मास मान लो m है, मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मेरी कितनी है?
या पृथ्वी से केंद्र से दूरी कितनी मेरी स्थिति ऊर्जा, कुल ऊर्जा, ठीक है, इतनी मेरी ऊर्जा है। बात सही है। अरे बताओ, मैं जमीन पर मोटरसाइकिल दौड़ाऊं, चाहे मैं जमीन पर ट्रेन में बैठकर चलूं, मेरी क्या स्थिति ऊर्जा बदल जाएगी? वही रहेगी। और अगर मैं पृथ्वी पर चलूंगा तो मेरे अंदर एक ऊर्जा और होगी, जिसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगी नहीं होगी? अगर मैं पृथ्वी पर चल रहा हूँ या मैं पृथ्वी पर ट्रेन में बैठ के जा रहा हूँ तो मेरी स्थितिज ऊर्जा तो ये है, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2mv²। इसी प्रकार से बेटा अपन पार्टिकल हैं और वो पार्टिकल किसी गैस चैम्बर के अंदर हैं, तो वो मोशन भी कर रहे हैं और उस बर्तन में भी हैं। तो मोशन के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल्स का खुद की एक होती है जिसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ, इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करें, ठीक है? ये होती है काइनेटिक इंटरनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है? इंटरनल एनर्जी दो, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। ये किसके लिए हो रही है? ये बात हो रही है गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, गैस के मॉलिक्यूल्स या फिर गैस के लिए बात हो रही है। गैस में ये होता है, सही? अच्छा ये बताओ, कल टेस्ट हमारा भी टाइम नहीं पता चला ना, 2 बजे से फिर कल जेएनयू में प्रोग्राम भी है क्या? काय का प्रोग्राम? दिवाली क्या होगा? पटाखे छूटेंगे? काय का कंपटीशन? काय का कंपटीशन होगा वो? हैं? दिया सजावट वजावट ये होता है। और तो सारा खर्चा जेएनयू वाले करते होंगे या आप लोगों से लिया गया है? अरे प्राइवेट कॉलेजों को भरोसा नहीं होता। अच्छा वो पहले उसमें जॉब लिए तुम? अभी देखो ये अभी दीपावली आ रही है, बहुत लोग ज्ञान देंगे पटाखों के बारे में। मैंने जो देखा है ना, जितना शिक्षित वर्ग है वो खुद को ज्ञान देगा, सही है? और उस दिन खुद ही सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं जब अपने कॉलेज में था, जैसे तुम लोगों की धनतेरस की छुट्टी नहीं होगी यहाँ की, क्योंकि धनतेरस की कोई छुट्टी नहीं होती है, ठीक है? तो ऐसे जब मैं अपने IIT में था तो वहाँ पर छुट्टी दीपावली की सिर्फ एक दिन की पड़ती थी। तो अब 24 घंटे तो वहाँ से बरेली तक आने में लगते थे बाय ट्रेन, तो घर कौन जाए? तो सब बच्चे वहीं मना लेते थे दीपावली। तो कहने को देखो सब शिक्षित थे, कहने को वहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब कौन है? सब शिक्षित, ठीक है? और हाईली एजुकेटेड भी, ज्ञान भी बहुत दे रहा है, समझदारी भी बहुत दे रही है। लेकिन इतना पटाखा बजाते थे कि वो लोअर ग्राउंड, 2 ग्राउंड थे हमारे IIT में, एक लोअर एक अपर। तो लोअर ग्राउंड में दीपावली सब साथ मनाते थे पूरे IIT में। तो उसकी जो घास होती है ना पूरी जल जाती है, पूरी जली होती है। और इतना पटाखा होता था, ये लगता था जैसे यहाँ पर कोई भीषण आग लगी थी। क्योंकि तुम लोग पटाखे छुड़ाते हो, कैसे छुड़ाते हो? बोले एक पटाखा छुड़ाया फिर बैठ दिया। वो क्या करते पूरे पैकेट में ही, वो ऐसे तो बड़े बड़े पैकेटों में ही आगे लगा दी, बोले आराम से बोल। तो कल कितने बच्चे आ रहे हो टेस्ट देने? कितने बच्चे आ रहे हो? आप लोग आ रहे हो, ठीक है? आप जेएनयू वाले नहीं आ रहे हो। क्यों? 2 बजे तक तो प्रोग्राम हो जाएगा, 2 बजे तक प्रोग्राम निपट जाएगा। कितने मॉर्निंग में कितने बजे बुलाया है? और तुम बच्चों जिनका कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है? टेस्ट देने जरूर आना,
नंबर कमाएं चाहे ज़्यादा रहें, ठीक है, एटलीस्ट। दूसरी चीज़ ये है टेस्ट में कभी चीटिंग नहीं करते। जैसे मान लो, मैं क्लियर कट बात नहीं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप अपने दोस्त से बराबर वाले से आप अपने दोस्त से बराबर वाले से पूछ लिए, ठीक है, उसने आपको कोई चीज़ बता दी, यहाँ पर आपके 10 नंबर ज़्यादा आ गए, तो कौन से तुमने पहाड़ तोड़ लिया? नहीं समझे? ना तो तुम्हें कोई यहाँ पर इनाम दे रहा है, ना कोई तुम्हारी मेरिट में नाम लग रहा है, बस तुम उसमें अपने आप को धोखा दे। तो जितने नंबर आए वो तुम्हारे अपने नंबर आए, जितने क्वेश्चन करो अपनी ईमानदारी से करो, ठीक है, जैसे भी करो उतनी अपनी ईमानदारी से। दूसरी चीज़ ये है कोशिश करना नेगेटिव कम हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा मत करना कि पूरे के पूरे मार दो। कितने क्वेश्चन आते हैं? 180 की 200? 180 ही करने होते हैं, 200 मत कर देना, कहीं 200 की 200 लपेट दो, ठीक है। इस समय एक इंटरव्यू दे रहा था एक का, वो पेपर से निकली एक लड़की बाहर, ठीक है, लड़की भी औरत थी, उससे कहा पेपर कैसा हुआ? बोले सही हुआ। बोले कितने क्वेश्चन कर दिए? तो जैसे उसमें 200 करने होते हैं तो 150 करने होते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। बोले 200 कराए, बोले 200 तो करने ही नहीं थे, बोले जो गलत होगा वो खुद काट लेगा, सही वाले को नंबर मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आप लोग जितने सही हो उतना करना। और एक मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, फिजिक्स में क्या बताया था मैंने पहले? ग्रेविटेशनल, क्या बताया था? और ग्रेविटेशन तुम्हारा इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग है, देखो अरे सुन लो, तो बताओ कोई लो, आप वो कह रहे हो किसी को भी नहीं बैठेंगे, बताओ एस के वेलोसिटी कितनी होती है? प्रक्षेप गति, मान बताना प्रक्षेप गति। तुम तीनों बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? हाँ, पृथ्वी की त्रिज्या, अब यहाँ से जाना एक चुप, यहाँ से जाना और इंची टेप उठाना और नाप में निकल जाना, ठीक है। आप तीनों बताओ पृथ्वी का मास कितना है? जी का वैल्यू क्या है? तुम तीनों बताओ, जी लो, एक चुप। ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है घटता है, और नीचे जाने पर तुम बताओ चारों मान बताओ, ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है घटता है? हाँ, और नीचे जाने पर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर दोनों जगह घटता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे, सही है, दोनों जगह ही घटेगा। और पृथ्वी की सरफेस पर मैंने फार्मूला लिखा है बेटा, जो ऊपर जाने पर दो फार्मूले लिखवाए थे, एक लोकल और एक लोकल, ये था ओरिजिनल, ये था। और गहराई में जाने पर ये डी कर लो यहाँ पर, ठीक है, ये था नहीं था एस्केप वेलोसिटी के बाद में अंडर रूट जी आ रही था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 था, अंडर रूट जी आ रही था। तो ये फार्मूला थे, चाहे गहराई में जाओ चाहे। एक बात और बताओ, एक पृथ्वी की सरफेस पर सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है? कहाँ पर? सेंटर पर जीरो होता है, इक्वेटर पर, पोल पर, कहाँ पर? एक मैंने एक ऐसे फार्मूला लिखा है ना तुमको,
ठीक है, ऐसे ही फार्मूला लिख पाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है इक्वेटर पे, सबसे ज़्यादा पोल पर। ठीक है, एक अब तुम एक बात से ऐसी बताइए, जो पढ़ने उस समय आते थे, तुम लोगों को ग्रेविटेशन के सारे फार्मूला नहीं आते, सारे आते, ठीक है, सारे फार्मूला याद है। अब सब भूल चुके हो, क्यों? और ये बात तुम्हें पहले बताइए तुम क्यों भूले, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ते तो नहीं भूलते। और मुझे आज की स्थिति देख के मुझे कल का अफसोस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ये पेपर मैंने बनाया, और तीनों पेपर मैंने बनाए, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। ठीक है, तो तुम लोग सबसे पहले बायोलॉजी करना, एक मिनट, लॉ ऑफ मोशन बताया तो लॉ ऑफ मोशन ही आएगा, फिर बहुत पुरानी बात होगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन होगा। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन मुझे